All right, guys, now let's start with the Unit 5, that is our application layer. These are all the topics that we'll be covering in a Unit 5 of application layer. सबसे फर्स्ट हम लोग फ्लैश कार्ड्स के थ्रू जाएंगे जिसमें हम लोग कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू लेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से जाके समझेंगे एंड हम लोगों ने काफी अमेजिंग यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स अलॉन्ग विद द डायग्राम्स तुम लोगों के लिए बना रखे हैं सो दैट विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू तुम्हें विजुअली कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए एंड यू कैन ड्रॉ दी सेम डायग्राम्स इन योर एग्जाम्स एज वेल. Apart from that, we'll be discussing the PYQ papers of past 4-5 years as well, so that हम लोगों को समझ आ जाए कि इस यूनिट की बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं. Okay, along with the PYQ papers, we'll be discussing some extra concepts as well. So let's start with the very first topic of a Unit 5 application layer, that is a web and file transfer. This is the very first topic in a Unit 5. Okay, the web and the file transfer. So सबसे पहले explain the concepts, working and use case of www, that is your World Wide Web, and HTTP, Hypertext Transfer Protocol. बेसिकली हम लोगों की वेबसाइट में या फिर इंटरनेट में, ठीक है, वेब के थ्रू कैसे डेटा ट्रांसफर किया जाता है एंड फाइल्स कैसे ट्रांसफर की जाती है, वो चीज हम लोग सबसे पहले टॉपिक में पढ़ रहे हैं. www or the World Wide Web, a vast interconnected space of documents and resources linked by URLs. हर एक लिंक दूसरे लिंक से लिंक्ड होगी. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर कमिंग ऑन द वेबसाइट ऑफ वाई कोर्स, ठीक है, उसमें अब तुम कोर्सेज सेक्शन में जाओगे जहाँ पे तुम्हें डिटेल्ड कोर्सेज मिल जाएंगे. तुम लोग नोट सेक्शन में जाओगे तो एक डोमेन मल्टीपल लिंक से आपस में लिंक्ड होगा, रिलेटेड होगा एंड उसके बेसिस पे ये सारी यूआरएल्स जो हमारी होती है, ये सारी लिंक्स जो होती है, वाई कोर्स की हो गई, अमेजोन की हो गई, ठीक है, गूगल की हो गई, या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक कंपनी की वेबसाइट हो गई, ठीक है, वो सारी की सारी हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब पे जाके सर्च कर सकते हैं एंड हमें वो वेबसाइट मिल जाएगी. ओके, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Okay, so HTTP करता क्या है बेसिकली, लेट्स से you want to access the note section or the courses section of Y codes, ठीक है. तो तुम गए गूगल पे, तुमने Y code सर्च किया, तुमने वेबसाइट ओपन की, अब उसमें तुम नोट्स वाले सेक्शन में जा रहे हो, तुम कोर्सेज वाले सेक्शन में जा रहे हो. तो जब तुम वेबसाइट पे किसी एक स्पेसिफिक पेज पे जाते हो, वेब पेज पे जाते हो, एक्चुअल में होता क्या है, जहाँ पे सर्वर है, ठीक है, जहाँ पे मैंने डोमेन होस्टिंग ले रखी है एंड जहाँ पे मैंने सारे कोड को अपलोड कर रखा है, सारी फाइल्स को अपलोड कर रखा है, वहां से वो फाइल्स, वहां से वो लाइन ऑफ कोड्स फेच होती है तुम्हारे ब्राउजर के थ्रू. ठीक है, तुम्हारा ब्राउजर बेसिकली सर्वर से उन लाइन्स ऑफ कोड को फेच करता है, उनको रेंडर करके तुम्हें वो वेब पेज दिखाता है बेसिकली. एंड ये सारा जो डेटा एक्सचेंज होता है कि सर्वर से डेटा आ रहा है, ठीक है, फिर रेंडर होकर तुम्हें शो हो रहा है, ये सारा का सारा काम कौन करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट दोस वेब डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस द इंटरनेट. How it works, request response cycle work किससे करता है, the client or the web browser opens a TCP connection to the server and sends an HTTP GET request asking for a specific file. For example, तुम गए वेबसाइट पे ycodes पे, अब तुमने डाला theycodes.com, ठीक है, तो उसका जो इंडेक्स पेज होगा, जो वेरी फर्स्ट पेज होगा, या लेट से तुम गए कोर्सेज वाले सेक्शन में, so theycodes.com/courses.php, ठीक है, तुम किसी एक स्पेसिफिक यूआरएल पे अगर जा रहे हो तो तुम्हारा जो वेब ब्राउजर होगा, क्रोम होगा, सफारी होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, कोई भी ब्राउजर हो, वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास जहाँ पे वो सारी फाइल्स पड़ी हुई है. उस सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा. कौन सी रिक्वेस्ट भेजेगा, गेट रिक्वेस्ट, कि मुझे फाइल्स को फेच करना है, ठीक है, और ये स्पेसिफिक फाइल का नाम है जो मैं चाहता हूँ अभी, ठीक है, जो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ. The web server locates the file and sends an HTTP response containing a status code, that is your 200 OK along with the HTML content. So basically क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे वेब ब्राउजर ने courses.php वाला सेक्शन एक्सेस करना चाहा, ठीक है, सो उसने courses.php वाले के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर दी, ठीक है, सर्वर पे, कि मुझे courses.php वाला वेब पेज चाहिए. अब सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर ढूंढेगा क्या courses.php के नाम से कोई मेरे पास वेब पेज पड़ा हुआ है. अगर पड़ा हुआ है तो दैट मीन्स वो फाइल फाउंड हो गई है, वो फाइल मैंने ढूंढ ली है एंड मैं 200, एक स्टेटस कोड होता है जिसका मतलब है वो फाइल मिल गई है एंड वो सक्सेसफुली जितना भी लाइन ऑफ कोड था उस फाइल का वो मैंने आगे भेज चुका है. ठीक है, सो उस लाइन ऑफ कोड के साथ एक स्टेटस कोड जाएगा, दैट इज 200, एंड ये हमारे वेब ब्राउजर के पास या तुम्हारे वेब ब्राउजर के पास आ जाएगा एंड उस वेब पेज को वो शो कर देगा. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट, अगर तुमने लाइक से courses01, courses02.php या कोई एक ऐसी फाइल अलोकेट करने का ट्राई किया या कोई एक ऐसा पेज ढूंढने का ट्राई किया जो उस सर्वर पे या उस वेबसाइट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल तुम जाओ theycodes.com/apple डालो या theycodes.com/orange डालो, एनीथिंग, ओके, ट्राई एनी रैंडम थिंग, तो उसमें यू विल सी कि तुम्हें 404 एरर आएगा या 404 स्टेटस कोड आएगा. दैट मीन्स तुम्हारे ब्राउजर ने रिक्वेस्ट तो भी दी, सर्वर ने फाइल ढूंढी बट उसे फाइल मिली नहीं, तो उसने बोल दिया नॉट फाउंड. ठीक है,
अगर 200 स्टेटस कोड आ रहे हैं, दिस इज समथिंग जो तुम डेवलपर टूल्स में जाके इंस्पेक्ट में जाके तुम लोग स्टेटस कोड्स भी चेक कर सकते हो इन योर नेटवर्क रिक्वेस्ट एज वेल। ठीक है, दिस इज ऑल द पार्ट जो हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स में कवर कर रखा है। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू चेक दैट आउट इन डिटेल, ठीक है, यू कैन गो टू द कोर्सेज सेक्शन और यू कैन डीएम अस और यू कैन लाइक मेल अस और कॉल अस फॉर मोर डिटेल्स एज वेल। ओके, सो बेसिकली वेब सर्वर करेगा क्या, अगर उसे फाइल मिल जाती है वो 200 ओके स्टेटस कोड लगा के तुम्हारे कोड के साथ आगे तुम्हारे ब्राउजर के पास सेंड कर देगा, जो वो उस HTML कंटेंट को दिखा देगा। द ब्राउजर रेंडर्स द HTML इनटू अ विजुअल वेब पेज। अब हमें कभी भी कोड नहीं दिखता है, हमें हमेशा वेब पेज जो है वो रेंडर होके मिलता है, जिसके बेसिस पर हम लोग एक्चुअल कंटेंट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लैश कार्ड्स है, ठीक है, ये ऊपर हेडिंग वी आर हैविंग, ठीक है, दिस इज द एंटायर फंक्शनिंग कि तुम लोग फ्लैश कार्ड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। ये सारी चीजें हमारी फंक्शन करनी चालू कर जाती है। ऐसा नहीं होता कि हमें डायरेक्टली कोड दिख रहा है। इफ यू वांट यू कैन यूज ऑप्शन कमांड आई ऑन मैक और कंट्रोल शिफ्ट आई ऑन योर विंडोज टू सी द कोड एज वेल। ओके, ऑल्दो तुम्हें बैकएंड का कोड कभी नहीं दिखेगा। Real world use case, every time you type a URL into Chrome and hit enter, you are triggering this exact HTTP request response cycle to load the web page. जैसे ही तुम गूगल में जाके कोई भी डोमेन टाइप कर रहे हो या कुछ भी सर्च भी कर रहे हो, तो हमेशा तुम्हारा HTTP रिक्वेस्ट अंडरनीथ द हर्ट पास हो रहा है गूगल के सर्वर के पास या फिर उस वेबसाइट के सर्वर के पास, जहाँ पे भी तुम जाके डेटा को सर्च कर रहे हो या किसी भी वेब पेज को ओपन कर रहे हो या कुछ भी सर्च क्वेरी भी लिख रहे हो। तो ओके, दिस इज द रेफरेंस डायग्राम रिलेटेड टू इट। वेब ब्राउजर या क्लाइंट जो है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, तुम क्लाइंट होगे जो जाके गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है, ठीक है। अब लेट से वाईकोड्स की वेबसाइट पे जा रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे वाईकोड्स के जो ओनर्स है, ठीक है, या फिर वाईकोड्स की जो टीम है, वो वहाँ पे वेब सर्वर की तरह एक्ट करेगी, जो जहाँ पे वाईकोड्स की फाइल्स अपलोडेड है वो वेब सर्वर होगा यहाँ पे। तो तुमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे वाईकोड्स की वेबसाइट खोल दो, हमने बोला ठीक है ये वेब पेज मिल चुका है, इंडेक्स पेज था, तो तुमने वेब पेज दे दिया। अब तुमने बोला मुझे वाईकोड्स.com/ऑरेंज चाहिए, ठीक है, /एप्पल चाहिए, समथिंग लाइक दैट। हमने बोला ये फाइल तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, या ये फाइल इस नाम से कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने 404 तुम्हें एरर दे दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वेब ब्राउजर जो होगा वो एड्रेस बार में URL तुम्हारा पुट करेगा। रिक्वेस्ट क्या होगी, get/index.html, दिस इज द URL, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल पेज जिसको तुम फेच करना चाह रहे हो। उसके साथ तुम्हारा HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 1.1 जाएगा। अब होस्ट क्या होगा, लेट्स से example.com हो गया तुम्हारा, ठीक है, दैट मीन्स योर वेबसाइट के सर्वर, या इस केस में dawaicodes.com हो गया, ठीक है। अब वेब सर्वर में क्या होगा, तुम्हारी फाइल्स स्टोर होगी और वेब पेजेस स्टोर होंगे। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या मेरे पास index.html है, अगर है तो ये HTTP रिस्पॉन्स दे देगा एंड इसमें बोलेगा 200 ओके एंड कंटेंट टाइप टेक्स्ट/HTML, मतलब जितना भी HTML कंटेंट है वो सारा का सारा HTML को ये वेब ब्राउजर के पास कर देगा। This is how the stream works. Explain the concepts, working and use case of FTP, that is your file transfer protocol, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग गूगल ड्राइव पे भी अगर फाइल को अपलोड करते हो ना, उसमें FTP यूज हो रहा होता है। FTP is a standard network protocol used for the reliable transfer of computer files between a client and the server on a computer network. वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज गूगल ड्राइव पे जाओ, अगर तुम लोग फाइल अपलोड कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, या तुमने कर रखी है ऑलरेडी, तो जैसे ही तुम फाइल को अपलोड करते हो, तुम्हारी क्लाइंट, दैट मीन्स तुम्हारा जो डिवाइस है, उससे, उसके स्टोरेज से जो गूगल ड्राइव का सर्वर है, जो गूगल का सर्वर है, उस पर कोई फाइल सेंड हो रही है, उस वो कैसे फाइल सेंड होगी, कैसे कितने पैकेट्स में डिवाइड होगी एंड कैसे कैसे वहां पे जाके स्टोर होगी, वो सारा काम हमारा FTP हैंडल करता है, ठीक है। How it works out of band control, unlike most popular protocols that use one connection, FTP uniquely uses two parallel TCP connection. अब FTP जो होता है वो two parallel TCP connections को use करता है, that means it uses two parallel TCP connections over here. सबसे पहला is your control connection that stays open the entire time, used only for sending, like login हो गया, ls हो गया, get हो गया या put हो गया। डेटा कनेक्शन पोर्ट 20, ठीक है, दीज आर द पोर्ट नंबर्स, पोर्ट 21 पे कंट्रोल कनेक्शन होगा and data connection would be on port 20. Opens dynamically only when a file needs to be transferred. It closes immediately after the file finishes transferring. Real world use case, a web developer downloading massive website backup archives from a remote hosting server to their local machine. ठीक है, it is just not for the uploading, it is for the downloading part as well. Okay. So this is your FTP client, this is your FTP server. अब यूजर ने क्या किया, कोई कमांड भेजी, कोई रिक्वेस्ट भेजी, कंट्रोल कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ सबसे पहले, जो हमेशा ओपन रहेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे उसे रिस्पॉन्स या स्टेटस मिल गया कि ठीक है, दिस FTP सर्वर इज वर्किंग, नाउ आई कैन गो अहेड एंड मैं यहाँ पे डेटा अपलोड कर सकता हूँ या डाउनलोड कर सकता हूँ, ओके। उसके बाद डेटा कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ पोर्ट 20 पे, फाइल ट्रांसफर चालू हुई, या तो अपलोड कर सकते हो या तो डाउनलोड कर सकते हो, एंड ये होगा किस पे, पोर्ट 20 पे, ठीक है, जिसमें एक्चुअल डेटा फ्लो होगा। और ये होगा किसके बीच, योर FTP क्लाइंट, दैट इज यू, ठीक है, तुम्हारे डिवाइस के बीच में, एंड FTP सर्वर जो गूगल ड्राइव हो गया या कोई एक स्पेसिफिक होस्टिंग प्रोवाइडर हो गया, उनके बीच।
ओके, अगर तुम फाइल्स को अपलोड कर रहे हो या फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हो, जैसे तुम अगर अपनी वेबसाइट को लाइव करते हो, तुम्हें डोमेन होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। अब तुम होस्टिंग खरीदते हो, तुम वहां पे जाके अपनी फाइल्स को अपलोड करते हो। तो जब उन फाइल्स को अपलोड कर रहे होते हो, तुम्हारा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वहां पे यूज हो रहा होता है उन फाइल्स को अपलोड करने के लिए, तुम्हारी मशीन में से, तुम्हारे मैक में से या लैपटॉप में से, उस होस्टिंग प्रोवाइडर पे। Next is your naming systems and email. Explain the concepts, working, and use case of DNS, that is your domain name system. Computers route traffic using numerical IP addresses like 142.250.190.46, but humans prefer names like google.com. DNS acts as the internet's phone book to translate it names to IPs. I'll give you a very layman terms, a very simple terms explanation of this, ठीक है, जिसके बेसिस पे तुम्हें DNS समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने अपने होस्टिंग पे अपने होस्टिंग प्रोवाइडर पे वाइकुट्स की फाइल्स अपलोड की, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक सर्वर की लोकेशन मिली कि ये मेरा स्पेसिफिक एड्रेस है, लेट्स से 192.168.000 समथिंग लाइक दैट। मुझे एक स्पेसिफिक IP एड्रेस मिला। अब मैंने अपने दोस्तों को जाके बताना चालू कर दिया कि मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, तुम इस स्पेसिफिक एड्रेस पे जाके एक्सेस कर सकते हो। या फिर तुम लोगों को भी यूट्यूब पे मैं यही लिंक दे रहा हूँ कि 192 समथिंग लाइक दिस मेरा IP एड्रेस है या वेबसाइट का IP एड्रेस है, वहां पे जाके तुम एक्सेस कर सकते हो। अब तुम्हारे पास अगर वो लिंक होगी, स्टिल तुम उसे ओपन कर लोगे, बट अगर तुम्हारे पास वो लिंक नहीं है एंड यू वांट टू एक्सेस द वेबसाइट, देन तुम्हें पूरे उस एड्रेस को रिमेंबर करना पड़ेगा। अब सोचो google.com, amazon.com ऐसी कुछ चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर एक वेबसाइट का तुम्हें एक एड्रेस याद रखना पड़ेगा, उसी के बाद तुम उस एड्रेस को ओपन कर सकते हो। तो इट इज वेरी हेक्टिक। सो फिर तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आया, दैट इज योर DNS, दैट इज योर डोमेन नेम सिस्टम। उसने क्या किया, ये IP एड्रेसेस अंडरनीथ द हुड रखे, सर्वर की लोकेशन अंडरनीथ द हुड रखी, उसके ऊपर एक नेम का लेयर चढ़ा दिया, समथिंग लाइक दैट, या एक नेम का लेयर ओवरले कर दिया। दैट मीन्स हमारी केस में इट्स वाइकुट्स और द वाइकुट्स.com, ठीक है। In case of Amazon, it's Amazon.com. In case of Google, it's Google.com. So इसने क्या किया, IP एड्रेस को नीचे छुपा दिया, उसके ऊपर google.com लगा दिया, dawaiputs.com लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ठीक है। जो भी वेबसाइट, जो भी डोमेन हम लोग रजिस्टर करते हैं, ठीक है। डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कोई एक नाम तुम रजिस्टर कर रहे हो जो तुम्हारे IP एड्रेस के ऊपर चिपक जाएगा या उसके ऊपर ओवरले हो जाएगा। अब जब तुम dawaiputs.com पे जाते हो, वो DNS क्या करता है, DNS तुम्हारे नेम को, दैट मीन्स dawaiputs.com को जैसे ही तुम एक्सेस करना चाहोगे, उसको पॉइंट कर देता है उस IP एड्रेस की तरफ। दैट मीन्स तुम लोग एक्चुअल में तो उस IP एड्रेस को ही फेच कर रहे हो या उस IP एड्रेस पे ही पहुंच रहे हो, बस उसके ऊपर एक लेयर लग गया जो तुम्हें कन्वीनियंस प्रोवाइड करा है कि तुम्हें उस एड्रेस को ध्यान नहीं रखना, तुम्हें बस इस नाम को ध्यान रखना है। अब dawaiputs.com पे तुमने पुट किया, तो उसके पीछे जो IP एड्रेस था उस पर पॉइंट किया इस DNS सिस्टम ने, डोमेन नेम सिस्टम ने, क्योंकि इसके पास हर एक वेबसाइट का IP एड्रेस प्लस द एक्चुअल नेम और द डोमेन नेम जो है वो रजिस्टर्ड है। ये एक तरीके की फोन बुक है जिसके पास डोमेन नेम प्लस IP एड्रेस हर एक वेबसाइट का है। तो जैसे ही dawaiputs.com को तुम एक्सेस करोगे, उसके सर्वर के एड्रेस पे जाएगा, वहां पे फाइल्स फेच करेगा एंड देन तुम्हें शो करेगा। दिस इज हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क एंड दिस इज द रोल ऑफ DNS, ठीक है। DNS के बिना तुम्हें एक्चुअल एड्रेसेस याद रखने पड़ते हैं, IP एड्रेसेस याद रखने पड़ते हैं, बट अब के केस में यू कैन इवन रिमेंबर द डोमेन नेम्स, ओके। So we humans prefer names like google.com or simple English words. DNS acts as the internet's phone book to translate names to IPs. Work कैसे करते हैं? It is a hierarchical resolution. Okay. If a browser doesn't know the IP, it performs a DNS lookup. अगर एक ब्राउजर को IP नहीं पता है, एक स्पेसिफिक IP एड्रेस नहीं पता है, तो वो DNS में जाके चेक करेगा। dawaiputs.com तुम्हारा ब्राउजर क्रोम हुआ, सफारी हुआ, वो चेक करेगा DNS में इसका IP एड्रेस क्या है, उस IP एड्रेस को फेच करेगा एंड तुम्हें वो शो कर देगा। लोकल DNS आस्क योर ISP सर्वर्स, ठीक है। लोकल DNS जो होते हैं, लोकल डोमेन नेम सिस्टम जो होते हैं, वो तुम्हारे ISP सर्वर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, तुम्हारा एयरटेल हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उससे बेसिकली ये चेक करते हैं कि तुम्हारा एक्चुअल में IP एड्रेस क्या है। रूट सर्वर, इफ लोकल डजंट नो, इट आस्क द रूट सर्वर। लोकल से नहीं पता चला तो रूट सर्वर से पूछेगा। which points to the TLD, that is your top level domain. टॉप लेवल डोमेन जैसे कि हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल .com, जैसे .com होता है, .in होता है, ये सारी चीजें टॉप लेवल डोमेन्स होती है। इट पॉइंट्स टू द स्पेसिफिक डोमेन सर्वर, ठीक है। तुम्हारे .com पे है, तुम्हारा .in पे है, कौन से टाइप के DNS पे लिस्टेड है। Authoritative server, the final server, Google's DNS, provide the exact IP address back to the client. Real world use case, allowing users to type youtube.com instead of memorizing complex strings of numbers. So this is how your domain name system or your DNS works. Okay. So सबसे पहले client जो होगा, what is IP for google.com? तुमने सर्च किया google.com, तो अब सबसे पहले सर्च क्वेरी क्या गई तुम्हारे ब्राउजर के पास, उसने देखा कि IP एड्रेस क्या है google.com का। तुम लोग उस वेबसाइट को तो ओपन करना चाहते हो, बट मैं कैसे ओपन करूंगा, एज अ ब्राउजर मैं कैसे ओपन करूंगा, मैं उसके IP एड्रेस को ढूंढूंगा।
तो वो सबसे पहले जाएगा लोकल डीएनएस सर्वर के पास। अगर उसे मिल गया तो वो आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मिला तो वो रूट सर्वर से पूछेगा। ठीक है, रूट सर्वर को मिल गया तो वो वापस आ जाएगा और वो आईपी एड्रेस को शो कर देगा। नहीं मिला तो वो टीएलडी के पास जाएगा। ठीक है, टीएलडी के पास नहीं मिला तो इट विल गो हेड बैक टू लोकल डीएस एंड देन इट विल आस्क फॉर ऑथोरिटेटिव सर्वर, दैट इज योर गूगल डीएनएस। ठीक है, गूगल डोमेन नेम सिस्टम। एंड जैसे ही इस पे जाएगा फिर उसे आंसर मिल जाएगा तो इट विल सी कि अच्छा ठीक है ये वाला आईपी एड्रेस है, तो इट विल रिटर्न बैक एंड इट विल ओपन द वेबसाइट। ठीक है, सो रूट सर्वर से इट विल आस्क, देन इट विल गो टू द टीएलडी, तो टॉप लेवल डोमेन देखेगा ये। टॉप लेवल डोमेन जैसे ही इसे मिल गया तो फिर ये आगे जाएगा एंड ये ऑथोरिटेटिव सर्वर देखेगा इसका कौन सा है। देन उसके बाद इसको एक्चुअल सर्वर मिल जाएगा, देन इसको प्रॉपर आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। सो इट विल गो हेड एंड इट विल रिटर्न बैक टू द एंटायर वेबसाइट। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स कि पहले लोकल डीएनएस, देन रूट सर्वर, देन टीएलडी, देन ऑथोरिटेटिव सर्वर, देन योर फाइनली आईपी एड्रेस इज रिटर्न। ओके, सो ये एक पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, next is your concepts, working and use case of electronic mail or your SMTP. Email is an synchronous message delivery architecture. SMTP and POP3, ठीक है, दो टाइप के तुम्हारी मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं that will be studying. SMTP is your simple mail transfer protocol. It is a protocol used exclusively for pushing or sending your emails. अगर तुम ईमेल सेंड कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे ओन डोमेन से, दैट मीन्स chirag@theitputs.com से अगर मैं मेल सेंड करूँ उसमें भी एसएमटीपी यूज होगा, या जीमेल के थ्रू या आउटलुक के थ्रू भी अगर तुम मेल सेंड करो उसमें भी एसएमटीपी यूज होगा। The sender's mail server acts as a middleman using SMTP to push the email across the internet to the receiver's mail server. ठीक है, रिसीवर मेल सर्वर की तरफ जो तुम्हारा सेंडर होता है या जो तुम सेंडर होते हो वो उसकी तरफ पुश करते हो मेल को। The email sits in a queue. Later, the receiver opens their app, which uses POP3 और IMEP pull protocols to download the email from their server. अब लेट से तुमने जीमेल के थ्रू कोई मेल भेजा, तुमने लिख के मेल सेंड कर दिया। ठीक है, अब वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? एसएमटीपी यूज होगा तुम्हारे मेल सेंड करने के लिए रिसीवर के पास। अब जैसे ही वो रिसीवर जीमेल ओपन करेगा या अपना ऐप ओपन करेगा जिसमें भी उसके पास मेल आया, ठीक है, एप्पल मेल ओपन करेगा, एनीथिंग, ठीक है, जैसे ही वो मेल ओपन करेगा तो वहां पे क्या होगा, गूगल के सर्वर से जितने भी मेल्स उसके पास आए थे वो डाउनलोड कर लिए जाएंगे। वो डाउनलोड करके शो करने के प्रोटोकॉल को हम लोग यहाँ पे POP3 या POP3 या फिर IMAP, दो टाइप के प्रोटोकॉल है, उनको यूज किया जाता है। ओके, रियल वर्ल्ड यूज की सेंडिंग अ फॉर्मल बिजनेस प्रपोजल डॉक्यूमेंट टू अ क्लाइंट अक्रॉस द वर्ल्ड इंस्टेंटेनियसली। सेंडर है, उसने सेंड किया मेल सर्वर को, ठीक है, सो तुम्हारा एसएमटीपी यूज किया, एसएमटीपी यूज होगा, दैट मीन्स जीमेल के सर्वर पे मेल सेंड कर दिया, उसमें एसएमटीपी यूज हुआ। ठीक है, अब वो जीमेल के सर्वर क्या कर रहे हैं, अब लेट्स से यू आर लोकेटेड इन इंडिया, तुम किसी अमेरिकन क्लाइंट को कोई मेल भेज रहे हो, ठीक है, तो उसने क्या किया, तुमने क्या किया, बेसिकली अपने इंडिया के सर्वर पे भेज दिया। अब वो इंटरनेट के थ्रू अमेरिकन सर्वर तक जाएगा एंड उसके पास मेल पहुंचाएगा, एंड जैसे ही वो तुम्हारा क्लाइंट जो है जीमेल को ओपन करेगा, इट विल सी अच्छा मेरे पास कोई मेल आया था, तो वो रिसीवर क्या करेगा, POP3 के थ्रू या फिर IMAP प्रोटोकॉल के थ्रू उस मेल को अपने सर्वर में डाउनलोड कर लेगा, या अपने पास डाउनलोड कर लेगा, या उसकी जीमेल में इनबॉक्स में शो होना चालू हो जाएगा, एंड ही और शी कैन ओपन एंड सी दैट मेल। This is how SMTP and your POP3 works. Next topic is your multimedia and security. Okay. So what are the concepts and use case of multimedia networking? Multimedia networking involves transmitting audio and video over the internet. Unlike text, multimedia requires strict timing but can tolerate some packet loss as well. How it works, because TCP's reliable retransmissions cause delays, multimedia usually relies on UDP for fast connectionless delivery. TCP UDP का डिफरेंस हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही देखा था, पिछले यूनिट में ही देखा था एक्चुअल में। ठीक है, सो TCP ये बेसिकली हमारा कनेक्शन वाला प्रोटोकॉल होता है, बट UDP इज कनेक्शनलेस, ठीक है, एंड ये फास्ट डेटा को ट्रांसमिट करता है। It uses specialized protocols like RTP, real-time transport protocol, to add sequence numbers and timestamps to UDP packets, allowing the receiver to reorder packets and play them smoothly. So basically UDP के थ्रू ये डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करता है मल्टीमीडिया नेटवर्किंग, ठीक है, UDP को यूज करता है, बट उनके साथ साथ UDP के पैकेट्स के साथ साथ ये सीक्वेंस नंबर भी लगा देता है जिसके हिसाब से वो प्रॉपरली ऑर्डर होकर रिसीव हो सके एट द रिसीवर्स एंड। Real world use case, streaming a live sports match or conducting a Zoom video conference call without severe audio desync. Provide an introduction to network security and cryptography. Cryptography is something जो तुम्हारी थर्ड ईयर में आता है, ठीक है, या फिर it could be different for different universities as well. On the information security system ISS और cryptography हमारे dedicated lectures भी है, so make sure to check that out in the channel page or in the description or in the playlist section. Okay. Concept: network security aims to protect data in transit from being intercepted or modified. The core foundation in the CIA triad, ठीक है, that is your network security triad, basically CIA triad जैसे बोला जाता है, इसकी तीन मेन चीजें होती है, that is confidentiality, only authorized people can read the data, integrity,
the data was not altered in the transit, and availability, the service remains accessible. Confidentiality means कि जिसके पास उस डेटा का एक्सेस है सिर्फ वही बंदा या सिर्फ वही स्पेसिफिक यूजर या फिर वही स्पेसिफिक एडमिन उसे एक्सेस कर पाएगा. इंटीग्रिटी मतलब कि डेटा जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा या मॉडिफाई नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली. अवेलेबल मतलब या अवेलेबिलिटी मतलब जब तुम्हें डेटा चाहिए तब तुम एक्सेस कर सकते हो उसे. ऐसा नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है तो डेटा बोल रहे हैं नहीं मैं अभी एक्सेस नहीं होऊंगा. इट इज 24/7 एक्सेसिबल, बट एट द सेम टाइम इट इज कॉन्फिडेंशियल. जिसके पास एक्सेस होगा वही एक्सेस कर सकता है. हाउ इट वर्क्स क्रिप्टोग्राफी. टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी वी यूज एनक्रिप्शन. ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए या स्पेसिफिक एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एनक्रिप्शन को यूज करते हैं. A readable message, plain text, is passed through a mathematical formula, encryption algorithm using a secret key. It turns it into scrambled, gibberish, cipher text which travels safely across the internet. तुम्हारा जो WhatsApp होता है उसमें तुमने देखा होगा end to end encrypted data होता है तुम्हारा. ठीक है, दैट मीन्स जो तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट होता है ना, जो तुम मैसेजेस सर्कुलेट करते हो, प्लेन टेक्स्ट हुआ तुमने हाई लिखा, वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू जाएगा. जनरली हैश फंक्शंस के थ्रू जाता है. ठीक है, सो हैश फंक्शन के थ्रू गया, उसके बाद वो एक टेक्स्ट चेंज हो जाएगा. जैसे हाई की जगह लेट्स से इन लेमन टर्म्स तुम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू पास किया, उसमें क्या किया उसने, हाई को एच का ए बना दिया एंड आई का ओ बना दिया. सो ए ओ जो मैसेज है वो तुम्हारा थ्रू आउट द इंटरनेट जो है वो सर्कुलेट हो रहा है. तो अगर बीच में से कोई हैक करने का ट्राई भी करता है ना, उसे एओ मैसेज मिलेगा, उसे पता नहीं चलेगा एक्चुअल डी कोडिंग क्या है इसकी. अब एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, दिस इज द एनकोडिंग कि तुम्हारा मैसेज जो है एनकोड हो गया. ठीक है, दिस इज द साइफर टेक्स्ट दैट वी आर कॉलिंग. जो तुम्हारे मैथमेटिकल फॉर्मूला के बाद तुम्हारा टेक्स्ट आता है, दैट इज योर साइफर टेक्स्ट एओ, जो तुम्हारा आगे रिसीवर के पास जाएगा. अब रिसीवर के पास जैसे ही तुम्हारे रिसीवर के पास या तुम्हारे फ्रेंड के पास वो मैसेज आता है, उसके फोन में ओपन होने से पहले वो डीकोड हो जाएगा. सो ये उसे वापस वो डीकोड होके हाई बन जाएगा एंड उसे वो मैसेज हाई ही दिखेगा. The receiver uses a matching key and a decryption algorithm to turn it back into the plain text. Okay, so plain text encryption algorithm plus key, cipher text मिल गया, unsecured communication line, then decryption algorithm plus key, then तुम्हें plain text मिल गया, hello. ठीक है, so this is a cipher text that is obtained after the encryption algorithm and decryption के बाद तुम्हें वापस वो वाला text मिल जाएगा. Okay, so these are all of your topics of your unit 5. ठीक है, काफी अच्छी तरीके से हम लोगों ने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया. Now we'll be going through the PYQ papers to discuss some more extra topics as well as to discuss कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें इस यूनिट में से पूछे जाते हैं. Okay, and you can get the PYQ papers and the flashcards in the description and in the print comments. Okay, let's go ahead and let's start with the PYQ papers now. Your first part A is SMTP is a push protocol. Justify. SMTP अभी हम लोगों ने देखा push protocol क्यों है, वो तुम्हें यहाँ पे justify करना है. It is used for sending the mails basically. उसको तुम्हें थोड़ा सा elaborate करके लिखना है. Simple mail transfer protocol is called a push protocol because the sender's mail server actively pushes email messages to the receiver's mail server. The receiving server does not request or pull the email. SMTP is used for sending and forwarding emails between mail server. तुम्हारी मेल सर्वर से सामने वाले रिसीवर की मेल सर्वर तक सेंड करने के लिए मेल सेंड करने के लिए तुम्हारा SMTP यूज किया जाता है. TCP के ऊपर ऑपरेट करता है ये एंड 25, 465 एंड 587 जैसी ईमेल ट्रांसमिशन को यूज करता है. FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर ओवर अ नेटवर्क. It allows uploading, downloading, rename, and deleting files remotely. FTP uses TCP for reliable communication and operates using two separate connections. दो टाइप के connections होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था FTP में. First is your control connection, another one is your data connection. ठीक है. FTP is commonly used for website management and file sharing. Next is your DHCP. DHCP stands for your Dynamic Host Configuration Protocol. It is a network protocol used to automatically assign IP addresses and network configuration parameters to devices in a network. Automatically devices को like जो भी devices network में connected होते हैं उनका automatically ये IP address assign कर देता है. It reduces manual configuration effort and prevents IP conflict. DHCP जो होता है तुम्हारा ये IP address provide करता है, subnet mask provide करता है, gateway address provide करता है and DNS server information provide करता है. Okay. Next is your part B. List and briefly describe any two protocols used for email transmission. Okay, so basically इन दो protocols में तुम एक SMTP को explain कर सकते हो, एक तुम POP3 या POP3 को explain कर सकते हो. SMTP तुम्हारा मेल सेंड करने के लिए between the mail servers यूज होता है एंड मेल सर्वर से एक्चुअल में डिवाइस पे डाउनलोड करने के लिए जो तुम्हारे मेल्स होते हैं उसके लिए तुम्हारा POP3 यूज होता है. ठीक है, देन यू कैन एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इट कि फीचर्स तुम्हारे SMTP के हो गए पुश प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड, यूजर्स TCP प्रोटोकॉल एंड इट इज अ रिलायबल मेल ट्रांसमिशन. Then you can mention कि working क्या होती है SMTP की. Sender composes the email. SMTP client sends the mail to the SMTP server and then mail is transferred to the destination mail server. Port numbers क्या क्या होंगे इसके? Port 25,
port 587 and port 465. Next is your POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. ठीक है, 3 क्यों लगाया जाता है? दैट इज बेसिकली योर वर्जन अगेन, जैसे IPv4 में होता है IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 IPv6 में. POP3 is used by the receiver to download emails from the mail server to the local computer. Features of POP3 include pull protocol होता है, वो push protocol होता है SMTP, and it downloads emails locally. ठीक है, it supports offline readings. तो अगर तुम्हें एक्चुअल में मेल को डाउनलोड करना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें जीमेल को या फिर जीमेल में कोई मेल आया है उसको तुम्हें डाउनलोड करना है अपने लोकल मशीन पे, तो तुम कहीं ना कहीं POP3 को यूज कर रहे होगे वहाँ पे. ओके, पोर्ट नंबर पोर्ट 110. ओके, इसमें 110 पोर्ट यूज होता है. डिफरेंस क्या है SMTP एंड POP3 के बीच में? यूज फॉर सेंडिंग ईमेल एंड इट इज यूज फॉर रिसीविंग ईमेल. पुश प्रोटोकॉल यूज होता है, इसमें पुल प्रोटोकॉल यूज होता है. डाउनलोड्स मेल फ्रॉम द सर्वर एंड इट ट्रांसफर्स मेल टू द सर्वर. सर्वर पे मेल भेजने के लिए SMTP यूज होता है, सर्वर से मेल उठाने के लिए या तुम्हारे जीमेल के इनबॉक्स में भी दिखाने के लिए वहाँ पे तुम्हारा POP3 यूज होता है. ओके, conclusion, SMTP and POP3 are important mail communication protocols. SMTP handles email transmission, while POP3 retrieves emails from the mail server to the user's device. What is DNS? Explain its function. ओके, सो DNS पहले हमें एक्सप्लेन करना है. डोमेन नेम सिस्टम होता है एंड ये बेसिकली IP एड्रेसेस को एक लेयर प्रोवाइड करते हैं डोमेन नेम्स का, जिसके बेसिस पे हमारे IP एड्रेसेस हाइड हो जाते हैं एंड हम लोग डोमेन के बेसिस पे वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं. नीड क्या है DNS की? ह्यूमंस रिमेंबर डोमेन नेम्स इजीली, बट कंप्यूटर्स कम्युनिकेट यूजिंग IP एड्रेस. ठीक है, ह्यूमंस के लिए तो इजी है, बट एट द एंड तुम्हें जो तुम्हारे कंप्यूटर्स है वो IP एड्रेस के थ्रू ही कम्युनिकेट करने वाले हैं. तो एक फोन बुक हमें चाहिए, फोन बुक ऑफ द इंटरनेट हमें चाहिए, जो इन चीजों को मेंटेन करके रखेगी कि एक डोमेन किस एक स्पेसिफिक IP एड्रेस से रिलेटेड है. Features of DNS: distributed database system, hierarchical naming structure, fast and scalable, reduces network traffic, and it improves the ease of access of service. Okay, this is your working of your DNS. यूजर जो ब्राउजर है तुम्हारा, वो यूजर एंटर करेगा तुम्हारे लोकल DNS सर्वर पे, देन रूट DNS सर्वर पे चेक करेगा, देन वेब सर्वर पे चेक करेगा, ठीक है, या TLD पे चेक करेगा, देन इट विल गो हेड एंड चेक इट ऑन द ऑथोरेटिव DNS सर्वर. फिर जाके तुम्हें पूरा IP एड्रेस मिलेगा एंड इट विल गो अहेड एंड ब्राउजर को रिटर्न कर देगा पूरा IP एड्रेस, एंड दैट इज वेयर यू विल फाइंड कि ओके तुम्हें पूरा प्रॉपर एड्रेस मिल चुका है एंड तुम्हारा ब्राउजर उस वेबसाइट को ओपन कर देगा. इंस्टेड ऑफ दिस डायग्राम यू कैन इवन ड्रॉ दिस डायग्राम, जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे शो किया था. दैट वाज योर दिस थिंग. ओके, DNS वाला जो तुम लोगों का पार्ट था. Okay, you can draw this diagram. Naming systems में you are having this one. ठीक है, this diagram you can draw over there. Okay. Steps explanation. Users enter a domain name in the browser. अब इसको step by step तुम explain कर सकते हो अच्छे से. Browser sends the query to the local DNS resolver, usually provided by the ISP. सबसे पहले तुम्हारे local DNS के पास जाएगा. If resolver doesn't have the IP, तुम्हारा local DNS जो है उसके पास IP नहीं है, तो it requests the root DNS server. वो root DNS server के पास जाएगा. Root server replies with the IP of the appropriate TLD server. रूट सर्वर के पास तुम्हारा TLD सर्वर जो .com है, .in है, उसके पास वो वाला लोकेशन होगा, तो वो उसको रिटर्न कर देगा. अब रिजॉल्वर रिक्वेरीज द TLD सर्वर, फिर वो TLD सर्वर के पास जाएगा जो रिप्लाई करेगा तुम्हारे IP के साथ ऑथोरेटिव DNS सर्वर के, जो तुम्हारा ऑथोरेटिव DNS सर्वर है जहाँ पे एक्चुअली तुम्हारी वेबसाइट होस्टेड है, उसका IP एड्रेस वो रिटर्न कर देगा. रिजॉल्वर क्वेरीज विद द ऑथोरेटिव DNS सर्वर फॉर द एग्जैक्ट डोमेन. फिर वो ऑथोरेटिव DNS सर्वर के पास जाएगा, जैसे गूगल का DNS हो गया या डोमेन नेम सिस्टम हो गया, उसके पास जाके इट विल चेक कि ओके ये IP एड्रेस है, इसका मुझे डोमेन बता दो या इस डोमेन का स्पेसिफिक IP एड्रेस बता दो. तो ऑथोरेटिव सर्वर रिप्लाइज विद द IP एड्रेस ऑफ द रिक्वेस्टेड डोमेन. सो उस DNS के पास जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम के पास जाएगा, वो बोलेगा मेरे पास ये डोमेन है, इसका मुझे स्पेसिफिक IP एड्रेस बता दो. देन इट विल रिटर्न द IP एड्रेस. रिजॉल्वर सेंड्स द IP एड्रेस टू द ब्राउजर एंड द कनेक्शन विद द वेब ब्राउजर इज एस्टैब्लिश्ड. ओके, this is the hierarchical structure of your DNS: root servers, .com, .org, .in, authoritative servers, local DNS resolvers, and this is the entire thing. कि सबसे पहले तुम्हारा root server आएगा, then तुम्हारा TLD आएगा, then authoritative servers आएगा, then local DNS. Types of DNS servers, तुम्हारे root server हो गया, TLD server हो गया, authoritative server हो गया, and local DNS resolver हो गया. DNS query types: recursive query and your iterative query. Example of DNS working: user types google.com. Browser asks local DNS resolver. Resolver queries root server, gets .com TLD. Resolver queries .com TLD to get the authoritative server. Resolver queries with authoritative server to get the IP. फिर तुम्हें IP मिल जाते. Resolver returns the IP to the browser, and then browser connects to the web browser using that IP. Advantages क्या है? User friendly है, simplifies management of large data networks, hierarchical and distributed, scalable है, and caching को improve कर देता है. Okay? इसके बेसिस पे तुम्हारी वेबसाइट नेक्स्ट टाइम जो है वो बहुत जल्दी फिट होगी. Explain request and response message format of HTTP protocol. HTTP is an application layer protocol used for communication between web browsers and web servers.
HTTP दो चीजों पे वर्क करते हैं, रिक्वेस्ट मैसेजेस एंड रिस्पॉन्स मैसेजेस। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज तुम्हें ये डायग्राम बनाना है बेसिकली, अगर तुम्हें प्रॉपरली इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। HTTP रिक्वेस्ट मैसेज का फॉर्मेट ये है, HTTP रिस्पॉन्स फॉर्मेट का मैसेज ये है, रिस्पॉन्स मैसेज का फॉर्मेट ये है बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले यू हैविंग रिक्वेस्ट लाइन, इट डिस्क्राइब्स द रिक्वेस्ट टाइप, जब तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो डेटा तुम गेट करना चाहते हो, ठीक है। Header fields provide additional information about the request or the client. Blank line indicates the end of the header. An optional message body contains data sent to the server. Example JSON फाइल हो गया या कोई भी डेटा हो गया, ठीक है। इसके बेसिस पे तुम्हें क्या होगा, एक रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स में सबसे पहले स्टेटस लाइन आएगी, जिसमें तुम्हारा 200 या 404 जो भी कोड है, स्टेटस कोड है, वो आएगा। फिर हेडर फील्ड्स आएगी, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्वर। देन ब्लैंक लाइन ये इंडिकेट करेगा कि ये हेडर फील्ड जो है तुम्हारी वो खत्म हो गई है। देन तुम्हारा मैसेज हुआ जिसमें एक्चुअल तुम्हारा HTML का कंटेंट, HTML का पेज या फिर जो भी कोड है वो तुम्हें मिलेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। HTTP कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी इंटरनेट के पास, इंटरनेट ने आगे रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर के पास, ये वेब सर्वर तुम्हें रिस्पॉन्स भेजेगा तुम्हारे इंटरनेट के पास, इंटरनेट तुम्हारे क्लाइंट के पास या तुम्हारे डिवाइस के पास रिस्पॉन्स भेजेगा। These are the different HTTP methods. Get request resource from the server. अगर तुम्हें कुछ भी रिसोर्स चाहिए सर्वर से तो तुम गेट मेथड को यूज करोगे। अगर तुम्हें कुछ डेटा सेंड करना है या कुछ क्रिएट करना है तुम्हारे एक्चुअल सर्वर पे तो तुम पोस्ट को यूज करोगे। अगर तुम्हें अपलोड करना है कुछ डेटा को या फिर कुछ रिप्लेस करना है डेटा को, तुम पुट को यूज करोगे। कुछ डिलीट करना है तुम डिलीट मेथड को यूज करोगे। अगर तुम्हें सिर्फ हेडर्स चाहिए तो तुम हेड मेथड को यूज करोगे। एंड अगर तुम्हें कम्युनिकेशन ऑप्शंस देखने हैं टारगेट सोर्स से तो तुम ऑप्शन से यूज करोगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टाटस कोड्स जो है तुम्हारे वो यहाँ पे मेंशन है। तुम्हारा मोस्ट पॉपुलर इज योर 200, दैट इज फॉर योर ओके। 301 दैट इज फॉर योर कुछ फाइल्स अगर है, कुछ स्पेसिफिक यूआरएल्स है जो परमानेंटली मूव हो जाती है, उसके लिए ये है। 404 नॉट फाउंड एंड 400 बैड रिक्वेस्ट। ओके, की पॉइंट्स, ये सारे एरर्स तुम वेब डेवलपमेंट में देखोगे कि तुम लोग जब वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं। काफी बार इंटरनल सर्वर एरर भी आता है अगर तुम लोगों ने अपना लोकल होस्ट नहीं स्टार्ट किया होता है। ओके, key points: HTTP is a stateless protocol. It uses TCP connection. Client sends the request, server responds. Request has request line, headers, blank line, and optional body. Response has status line, headers, blank line, and message body. Headers provide metadata and control information. Body carries the actual data or the source. Advantages of HTTP: simple communication protocol, fast web communication, and supports multimedia content. Next is your FTP uses separate ports for control and data connection. Explain. कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन के लिए जो तुम्हारा FTP है वो सेपरेट पोर्ट्स को क्यों यूज करता है। ओके, सबसे पहले तुम्हें FTP के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। इट यूजेस टू डिफरेंट कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन यूज्ड टू सेंड FTP कमांड्स एंड रिसीव रिस्पॉन्सेस, also used for user authentication and session management, and it uses your TCP port 21. Data connection, it is used for actual file transfer, created only when a file transfer or directory listing is required. Closed after the transfer is complete, and it uses port 20. Okay, this is the diagram. You are having your FTP client, FTP server. Otherwise, you can go ahead and draw the diagram जो मैंने तुम्हें फ्लैश कार्ड्स में बेसिकली दिखाया था। Okay, you can go ahead and you can draw that diagram as well. Okay, I guess it was over here. Yeah, this diagram, you can draw this diagram. Okay, next is your FTP ports used. Control connection के लिए 21 क्यों यूज किया जाता है? यूज फॉर कमांड्स, रिस्पॉन्सेज एंड सेशन मैनेजमेंट। बेसिकली कंट्रोल कनेक्शन सेशन मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमेशा ये ऑन रहता है, ओपन रहता है। एंड डेटा कनेक्शन में एक्चुअल डेटा फ्लो होता है, ठीक है। सो कंट्रोल कनेक्शन सेशन मैनेजमेंट को सेशन मैनेजमेंट से डील करता है एंड डेटा कनेक्शन तुम्हारी डेटा फ्लो से डील करता है, इसलिए ये अलग अलग पोर्ट पे होते हैं। Advantage of using separate ports: commands and actual data can be handled simultaneously. Large files can be transferred without affecting the command exchange, and better session control and management. And overall, ये reliability को improve कर रहा है। Okay. Applications: website file upload, remote file management, and breakup systems. Okay. Conclusion: then you can explain कि FTP is separate control protocols and data connections को क्यों यूज कर रहा है, and port 21 पे हमारा communication किसके basis पे होता है, and port 20 पे किसके basis पे होता है। Okay, so basically port 21 पे you will be having your control communication and port 20 पे you will be having your data communication. What is POP3? Explain how it differs from SMTP. तुम्हें दोनों को separately explain करना है, दोनों के advantages, disadvantages explain करने हैं, and कैसे ये actual में use होते हैं उसका diagram तुम्हें बनाना है। Working of POP3, it follows a pull mechanism. User connects to the mail server, authentication is performed, emails are downloaded to the local device, and messages may be deleted from the server then. Features of POP3: pull protocol, offline email access, simple implementation, and uses TCP port 110. SMTP, it is a push mechanism, and difference क्या है दोनों के बीच में? Used for receiving the mail, used for sending the mail. Pull protocol होता है POP3 and push protocol होता है तुम्हारा SMTP.
It downloads mail to the client, transfers mail to the server, your SMTP. SMTP जो होता है तुम्हारा 25 या 587 पोर्ट को यूज करता है, एंड 110 पोर्ट तुम्हारा POP3 यूज होता है, एंड ये सपोर्ट करता है ऑफलाइन रीडिंग को POP3, एंड इट हैंडल्स द आउटगोइंग मेल या SMTP. एडवांटेजेस क्या है दोनों के? ऑफलाइन ईमेल एक्सेस, reduces server storage and faster local access, POP3. Advantages of your SMTP: reliable mail delivery, efficient mail forwarding, and your standard email transmission protocol. Then you can go ahead and you can conclude both of these things कि दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं, so that एक complete efficient transmission system of your email established किया जा सके for the user, for the sender as well as for the receiver. ओके, सो दिस वाज द एंटायर पार्ट. हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से सारे के सारे 5 यूनिट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. ठीक है, काफी अच्छे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को समझा सबसे पहले. ओके, उसके बाद हम लोगों ने PYQ पेपर्स को देखा. If you guys have any sort of doubts, ठीक है, feel free to put it in the comments. All the very best for your exams. And during your exams, these are the one shots that we are preparing specifically, dedicatedly for you. ठीक है, जिससे तुम्हें ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ जाए एंड तुम लोग एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ. Although for your placements or for your internships or for anything, you can go ahead and check out the courses section on our websites as well. And for the training and internships, if you want to apply for internship, make sure to get the website, get the mail as well as the contact number from the website. Okay, you can call us or you can contact us for your internships, for trainings, and for special discount on the courses as well. Okay, so that was it. Okay, this is Chirag Jain, and this was an entire one-shot video of our data communication and computer networks. Some money where you're not fish, pushing where the crowd is. Better put your hands up, we didn't settle lines. Yeah, it's in the